इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है वो है वर्चस्व की लड़ाई। अगर यहाँ पर बात करें चाइना और यूएसए के बारे में तो यूएसए का एक वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब एक दादागिरी चलती थी, वो दादागिरी अभी यूएसए की डाउन होती जा रही है। चाइना ने वो डाउन कर दी। सास और बहू में वर्चस्व की लड़ाई होती है। सास को लगता है कि अब तक तो तुम्हारा डेडिकेशन चल रहा था, पूरा डोमिनेशन चल रहा था, अब यहाँ पर बहू ने आके तुम्हारे हाथ से पावर। इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है वो है वर्चस्व की लड़ाई। अगर यहाँ पर बात करें चाइना और यूएसए के बारे में तो यूएसए का एक वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब एक दादागिरी चलती थी, वो दादागिरी अभी यूएसए की डाउन होती जा रही है। चाइना ने वो डाउन कर दी। इसकी वजह से यूएसए जो है वो बिल 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 बिला रहा है। यही वर्चस्व की लड़ाई आप लोगों को एक देश के अंदर में दो स्टेट के बीच में देखने को मिलेगी। एक स्टेट को लगता है कि मैं ज्यादा बेटर हूं, दूसरे कंपेयर में मेरी बात ज्यादा होनी चाहिए। यही वर्चस्व की लड़ाई आप लोगों को घरों में देखने को मिल जाएगी। अगर दो लोगों को कंपेयर करने लगते हैं अक्सर घर वाले कि देख बड़ा भाई कितना अच्छा कर रहा है, छोटा भाई ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर छोटा भाई देख कितना अच्छा निकल गया, बड़ा भाई कुछ नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है। उनके भी सींग लड़ने लगते हैं। सास और बहू में वर्चस्व की लड़ाई होती है। सास को लगता है कि अब तक तो तुम्हारा डेडिकेशन चल रहा था, पूरा डोमिनेशन चल रहा था, अब यहां पर बहू ने आके तुम्हारे हाथ से पावर छीन ली है। ये हर जगह देखने को मिलेगा। अगर रूममेट है उनमें बीच में कंपेयर होने लगता है कि दो रूममेट हैं, लगता है कि कोई दूसरा तीसरा आदमी बात करे कि तुम में से कौन सा ज्यादा बेटर काम कर रहा है, तो वैसे तो दोनों दिखाएंगे बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे ही यहां पर एक से दूसरा अगर दूर होता है तो वो अपनी बुराइयां करेगा, दूसरे की बुराइयां करेगा कि ये हरकतें करता रहता है। तो ये एक तरीके का ह्यूमन नेचर है। आप लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं अगर आप लोग चाहें, पर लेकिन ये टॉपिक किसी के ऊपर टिका हुआ है क्योंकि एक ऐसा देश जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो एक कॉरिडोर का पार्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कि ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर मतलब गलियारा, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाना या फिर इंसानों का जाना, सर्विसेज का जाना, एक ऐसा गलियारा बनने जा रहा है जो कि बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट। G20 में इसके बारे में खूब उन्हें कहते हैं ठोक पीट कर बातें की गई, और वो भी किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। आप बोलोगे सर सर क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो आप दिखा रहे हो पिक्चर के अंदर में, इसमें यूएसए तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहां से इंडिया से चला कोई पर्टिकुलर अगर यहां पर सामान लेकर वो पहुंच गया यूरोप के अंदर में, ये दिख रहा है कि हाँ यहां पर कि हम लोग बेसिकली एशिया के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो अफ्रीका के बारे में कर सकते हैं, और थोड़ा सा ठीक से हो जाए तो मेनली हम लोग यूरोप के साथ में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब यूएसए कहां से आ गए यहाँ पर? यूएसए तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यूएसए है यहाँ पर छलावा। छलावा मतलब एक तरीके से जो दिखता नहीं है पर लेकिन होता है। तो यहाँ पर यूएसए को आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा देश जो कि यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, चाइना का वर्चस्व खत्म करना चाहता है। और वो कैसे खत्म करेगा? वो करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर चोट मारकर। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब ये होगा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज की डेट में एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में तरह तरह की नेगेटिव बातें निकल कर आ रही हैं कि चाइना दूसरी कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। जो शब्द बोल रहा हूं ना, डेट ट्रैप्ड, ये शब्द के ऊपर हरियाणा पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया, बोले कि डेट ट्रैप क्या होता है। तो एक ऐसा तरीका जिसमें सामने वाले को आप लोग इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि सामने वाला पैसा तो रिटर्न करना तो दूर की बात है, मूल तो दूर की बात है, वो इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं आपका दे पा रहा है, उसको ब्याज लेने के लिए भी ब्याज, आपका ब्याज देने के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ रहा है। इसको कहते हैं एक चक्कर में फंसा देना, उन्हें कहते हैं चक्रव्यूह में डाल देना। तो चाइना ने बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया। उसी का शिकार अभी आप लोग श्रीलंका देख सकते हैं, जो इसी तरीके के शिकार एक तरीके से एक लेटेस्ट उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने बोला एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के बारे में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ये मिडिल ईस्ट से होता हुआ, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया मिडिल ईस्ट हो गया जिसमें आप लोगों को सऊदी अरेबिया और ये सारे देश देखने को मिलेंगे, यूएई वगैरह। तो यहां से होता हुआ ये कॉरिडोर जो है कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा बेसिकली यूरोप के अंदर में। तो मेनली डायरेक्टली अगर आप लोग देखोगे तो दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई अभी यहां पर। कहां पर? ये बेसिकली G20 के टाइम पर लेकिन आप लोगों को लगा यार G20 के टाइम पर ही इसको बेसिकली अनवील किया गया, लग तो ऐसा ही रहा है कि इसको अभी लॉन्च किया गया, कि इससे पहले इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई है। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो कि चली हुई तो बहुत पहले से आ रही थी, अभी बस इसको ठोक पीट कर दुनिया के सामने रख दिया गया है। इसका सबसे पहले जो जिक्र किया गया था वो जिक्र किया गया था 2021 में।
2021 में, मतलब 2 साल पुराना प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में। जी हाँ, 2 साल पुराना प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है। ये इसको G7 कंट्रीज के द्वारा इसके बारे में जिक्र की गई थी किसी और नाम से। क्या मतलब, नाम भी चेंज कर दिया। जी हाँ, उस टाइम पर इसको कुछ और नाम से पुकारा जा रहा था। किसी को याद है कि वो नाम क्या हुआ करता था? देखता हूं अगर कोई बता पाता है। नहीं बता पाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। पर बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यहां पर यह था, यूएसए ने यह बोला था कि इसके अंदर इतना पैसा डालेंगे, इतना पैसा डालेंगे कि चाइना जो है वो बौखला जाएगा कि इसके साथ में डील कैसे करना है। यानी कि इतना पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर में, ताकि लोगों को चाइना का जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी चमक जो है वो फीकी लगने लगे। ये यहां पर इनका बेसिक पर्पस था। और इसीलिए यहां पर ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका जो ऑफिशियल नाम इनके द्वारा रखा गया है, ये नाम रखा गया है PGII। PGII मतलब क्या है? PGII का मतलब है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, यानी कि ढांचागत जो विकास करना चाहते हैं उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया जाएगा, वो भी उस देश के द्वारा जो कि इसका पार्ट ही नहीं है, और वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेला बोल रहा है कि इसके अंदर में कितना पैसा देगा। उसके द्वारा बोला गया कि लगभग 200 मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, और वो भी क्या, रुपए नहीं, डॉलर। अब इसको जाकर एक बार चेक कर लेना कि पैसा कितना है ये, ठीक है। इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर आने वाला है ओनली यूएसए की साइड से। टोटल पीजीआई के बारे में जब बात की गई थी G7 कंट्रीज के द्वारा 2021 के अंदर में, उन्होंने बोला था कि ये टोटल प्रोजेक्ट रहेगा 600 बिलियन का, ठीक है, 600 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट रहेगा। और ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा 2027 तक। तो जिस किसी को ये लग रहा है कि ये आज न्यूज आ गई और कल चली जाएगी, तो ये एक ऐसी न्यूज है जो बार बार आप लोगों को सताएगी। तो इसके बारे में एक बार बैठकर चीजों को कंठस्थ कर लो, फिर आप लोगों को आराम से नींद आएगी और ये न्यूज आप लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसमें साफ साफ बोला गया है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा भी कि 300 बिलियन के करीब जो है वो हम देंगे। यानी कि आज की डेट में चाहे यूएसए हो चाहे यूरोप हो, उनकी सबसे बड़ी टेंशन यहां पर यह है कि चाइना को कैसे डील करना है, क्योंकि चाइना अकेला सबके नाक में दम किए बैठा है यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम ले लेकर। अब यहां पर हमारी होगी बल्ले बल्ले। हमारी बल्ले बल्ले कैसे होगी? ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले एक और प्रोजेक्ट था जो कि कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। वो जो प्रोजेक्ट था वो था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पर लेकिन उस प्रोजेक्ट की आज की डेट में नेगेटिव चीजें क्या हो रही है, वो ये हो रही है, ये प्रोजेक्ट जो है वो रसिया के थ्रू होता हुआ जाता है। कोई भी यूरोपियन कंट्री, जब से यूक्रेन के साथ में रसिया की लड़ाई हुई है, कोई भी यूरोपियन कंट्री और ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क और बिम्स्टिक के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर सार्क को हम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसके अंदर में पाकिस्तान है, टांग लड़ाई खड़ा रहता है, कुछ भी बोलो हम लोग, पर उसका पाकिस्तान उसके बस उल्टा जाकर बोलना है उसको। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या बोला, छोड़ो यार सार्क को, सीधा सीधा बिम्स्टिक के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। और इंडिया ने इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। रसिया के साथ में हमारी जो एक तरीके का रिलेशन है वो काफी बेहतरीन है, पर लेकिन दुनिया क्या उस रिलेशन के चलते हमारे साथ में आ पाएगी? तो वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये वाला रास्ता जो है वो हमको आसान लग रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उन पर्टिकुलर एरिया से होती हुई जा रही है जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और वो है एक तरीके से एनर्जी कॉरिडोर बोल सकते हो हमारे देश के लिए। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि सारी एनर्जी की पूर्ति हम लोग अपने ही देश से कर सके। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देशों से हम लोग कच्चा तेल लगभग 80 से 85% खरीद कर लेकर आते हैं आज की डेट में। और इसी के साथ में जो गैस सीएनजी आप लोग इस्तेमाल करते हो गाड़ी के अंदर भी, कि हाँ चलो गाड़ी के अंदर में लाइन लगी रहती है ना, लंबी लंबी सीएनजी डलवा लेते हैं, उसका लगभग 50 से 55% जो है हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं बाहर के देशों से। तो वो भी और आसान होगा जब हम लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू काम करेंगे। इसमें सी रूट और रेल रूट दोनों की कनेक्टिविटी करके एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि इसका ऑल्टरनेटिव भी यहां पर बोला जा रहा है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर थोड़ा सा जो यहां पर नुकसान होगा वो होगा, अगर देखोगे ढंग से, बेसिकली ईरान को। क्योंकि उस टाइम पर ये जो कॉरिडोर हम लोग बना रहे थे, ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर बना रहे थे, इसमें ईरान का भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, और इसके थ्रू हम लोग चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, आगे चल के सेंट्रल एशिया के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बनाएं। पर लेकिन
लेकिन जब एक चीज काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी के पीछे पड़े रहो। हो सकता है आगे चल के रसिया के भी फूल खिले, तो जंगल जंगल फूल खिला है पता चला है, चड्डी पहन के पुतिन चला है तो जब पुतिन साहब जो है अपने बेसिकली एक जोन में आएंगे तब उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी यूएसए इतना ज्यादा डेडिकेटेड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो कह रहा है कि अगले आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इसके लिए पूरी बेसिकली एक रूपरेखा मुझे चाहिए। उन्हें कहता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो पहले आप लोगों के पास में सिलेबस होना चाहिए, आप लोगों के पास में प्रॉपर पुराने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, फिर मेंस का देना है तो पैटर्न पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू की भी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्लान चाहिए भाई साहब मुझे टेबल के ऊपर में, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके अंदर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो 200 बिलियन मैंने बोला है ना, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, वो भाई साहब इसको ग्रांट दे रहा है। ग्रांट का मतलब समझते हो? ग्रांट का मतलब देता है कि जा तू भी क्या याद करेगा कि समीर से पहला क्या है, रख ले इसको अपने पास में। मतलब कि वो उधार नहीं दे रहा है, वो दान में दे रहा है 200 बिलियन 2027 तक का, कि जाओ एंजॉय करो और जी लो सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये किस लिए? बस इसलिए क्योंकि भाई साहब खुन्नस खाए हुए है कि चाइना को आगे नहीं निकलने देना है, चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है और वो उसको ठिकाने लगाना है। और इसी के लिए यही बहुत बड़ा रीजन था। कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि इंडिया का वर्चस्व जो है वो एशिया में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इन देशों के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना एक इतना पावरफुल देश निकलकर सामने आए कि उसकी एशिया को छोड़कर दुनिया के लीडर के साथ में कंपेयर करने लगे। पर कहीं ना कहीं मानो या ना मानो चाइना वो पोजीशन बना चुका है, पर लेकिन कितना आगे उसको बढ़ने देना है, अब यहां पर पूरा खेल जो है वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर खेला जा रहा है। इसी के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर जाना ये सबसे बड़ी बात होती है। इंप्लीमेंट करके वही ना, सपना तो सब देखते हैं भाई साहब यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, पर लेकिन होता उन्हीं का है जो डेडिकेशन के साथ में अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं डेली डिसिप्लिन के साथ में। वरना दूसरे तो बस सपने लेकर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं काश यार हो जाता उस टाइम पर ये कर लिए होते। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। बेसिक फोकस ये कि पूरा प्लानिंग के साथ में काम करना है। और इसी को लेकर जो बाइडन जो है पूरे उन्हीं कहते एक तरह से सख्त लोंडा बना हुआ है जो बाइडन। सर आप कह रहे थे इसका नाम बताएंगे आगे, पहले इसका कुछ और नाम था, अभी इसका कुछ और नाम यहां पर कर दिया गया है। पहले जब इसको लॉन्च किया गया था इसका नाम रखा गया था बुल्ट बैक बेटर इनिशिएटिव। जब यहां पर इसको लॉन्च करने की बात की गई तो ये इसका नाम दिया गया था बेसिकली कि हाँ ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यहां पर प्रोजेक्ट में पैसा डाला जाएगा और G7 कंट्रीज के द्वारा 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। पर लेकिन फिलहाल इसका नाम जो कर दिया गया है ये कर दिया गया है PGII, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। इसमें मेनली कंट्री कौन रहने वाला है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, फ्रांस और इटली, जर्मनी और यूएसए जो कि यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला है शानदार तरीके से। इसमें जो एक तरीके से इसका फोकस है प्रोजेक्ट का, ग्रीन और डिजिटल ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है 2 कॉन्टिनेंट या फिर बोले तो 2 सिविलाइजेशन के बीच में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर एक कनेक्टिविटी बनाएगा, जिसका मेन फोकस ये रहेगा कि जहां जहां से कोई चीज होते हुए जाती है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई रोड निकल जाए तो जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पर आसपास वाले एरिया में ढाबे खुल जाते हैं, होटल बनने लगते हैं, बहुत सारी चीजें, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगा दिया जाए तो दूसरी चीजें अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि इसकी वजह से यहां पर सबसे बड़ी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, इसी के साथ में ढांचा विकास होगा यहां पर, और इसी के साथ में जो दुनिया भर में टेंशन चल रही है खासकर मिडिल ईस्ट में एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है, वो मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। G20 में जो सबसे बड़ा फोकस देखने को मिला वो था ग्लोबल लीडर को एक साथ में लाकर खड़ा कर देना, जिनके बीच में कई सारे मसक्के चल रहे हैं आज की डेट में, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी एक प्लेट में बैठकर थालियां मतलब एक टेबल पर बैठकर बेसिकली रोटियां खा रहे थे एक साथ में बैठकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो ये बहुत ही शानदार तरीका काम यहां पर इंडिया के द्वारा किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 4 पिलर पर आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। तो ये 4 पिलर जो है वो आप लोग याद रखिएगा, जिसको आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? पहला जो है यहां पर पूरा फोकस इस पे जब लॉन्च किया गया था ये था कि ग्लोबल एनर्जी के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में? कि कम से कम इंश्योर किया जा सके एनर्जी सप्लाई, इसमें कोई डिसरप्शन ना हो, क्योंकि इसी के ऊपर सारा ढांचा टिका होता है। अगर तेल, अगर गैस, अगर यहां पर क्रूड ऑयल दुनिया में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, सारा समाज वहीं पर ठप हो जाएगा, ये बोल सकते हो। दूसरा रहेगा डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खासकर आने वाले टाइम में 5G और 6G को कितने शानदार तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं आने वाले टाइम में,
इसके ऊपर फोकस रहेगा। तीसरा बात की जा रही है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जेंडर इक्वलिटी यानी कि मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीटमेंट देना, ये बहुत बड़ा फोकस है सोसाइटी में। खासकर हम लोग लड़का और लड़की को साथ में लेकर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। इसके लिए भी अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू यहां पर ग्लोबल हेल्थ के ऊपर ही फोकस दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 ने सबको बता दिया है कि अगर मिलकर काम नहीं करोगे तो भाई साहब मारे जाओगे। तो मरने से बचना है तो मिलकर एक दूसरे के साथ में मिलकर चलना है। ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो फिलहाल के टाइम पर। बोल तो दिया है मैंने यूपीएससी क्लियर करूंगा, पर क्या लेकिन करूंगा कैसे, इसके बारे में कैसा पता चलेगा। मतलब बोल तो दिया कि इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, क्या चाइना को ये टक्कर देगा, उसके बारे में कैसा पता चलेगा। तो उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, जिससे इस टॉपिक को और अच्छे से आप लोग गहराई तक समझ पाएंगे। चाइना आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो खर्चा कर रहा है वो लगभग 1.3 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग 2 से मतलब लगभग डबल से थोड़ा सा बोल सकता हूं कम, हल्का सा, ठीक है, जितनी हमारी जीडीपी है। और जो ये PGI बोला है मैंने, इसका क्या मतलब है, इसमें बोला गया 600 बिलियन, यानी कि इसका डबल है यहां पर ये चाइना का प्रोजेक्ट। एक सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलेगी आप लोगों को। और यहां पर एक पॉइंट तो ये हो गया कि पैसा बहुत कम है जो आप लोग 2027 तक खर्च करने वाले हो, चाइना उसका नेक्स्ट लेवल लेकर चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो पैसा आने की बात की जा रही है 600 बिलियन, इसमें ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे आकर। इसकी क्या गारंटी है प्राइवेट वाले करेंगे, वो तो प्रॉफिट के बेस पर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो आएंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं आएंगे। तो इसमें भी आशंका जताई जा रही है कि यहां पर इतना पैसा आएगा, या फिर बस बोल दिया गया है तसल्ली देने के लिए दुनिया को। जबकि चाइना का सारा प्रोजेक्ट कौन दे रहा है, वो चाइना की गवर्नमेंट फंड कर रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बोल रही है कि झोला लेकर आओ और भरकर ले जाओ जितना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा कहां लेकर जा रहे हो, कहां फेंक रहे हो, जाकर नाली में फेंक दो चाहे, बस पैसा ले जाओ आके। तो वहां पर आप लोग इसके साथ में टक्कर ले ही नहीं सकते जब पैसा जो है वो स्टेट फंड कर रहा है और उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं कहते उसमें कपिल शर्मा शो में चंदू बोला करता था पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वाली बात यहां पर हो रखी है, ठीक है। तो यानी कि जिससे टक्कर लेने जा रहे हो पहले उसको देख लो। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आज की डेट में सोलर, हाइड्रो, विंड अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। और खासकर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर एक लेवल पर चीजों को इंगेज करके चल रहा है, एज कंपेयर टू जितनी इंगेजमेंट यहां पर PGI में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्या इसमें ढंग से काम हो पाएगा। जो G7 के लीडर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो जिसको G20 के पटल पर रखकर इसलिए इसको फिर से लॉन्च कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाए और अच्छे लेवल पर इसको इंप्लीमेंट कर पाए। पर लेकिन चाइना की मैसिव जो नीति है उसके सामने टिक पाएगा। अच्छी बात यह है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाले पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। चाइना का नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है जब चाइना कहीं काम करता है, तो उसके लिए नेगेटिव जो है बेसिकली ज्यादा है। एक तरीके से नेचर देखने को मिल रहा है उसके प्रोजेक्ट का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मार्केट में। वो दुनिया को बर्बाद कर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। पर लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च किया गया G20 पर, ये दुनिया को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर सबका साथ सबका विश्वास वाली बात चल रही है कि सबका फायदा यहां से देखने को मिलेगा। तो वो वाला आप लोगों को फंडा यहां पर नजर आएगा। तो दोनों बातें बता दी, क्रिटिसिज्म भी बता दिया, अच्छी बातें बता दी, बुरी बातें बता दी। अब इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बातें बताई है, अब ऐसे तो मैं बैठूंगा नहीं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बताइए, देखता हूं आंसर कौन देता है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, सबसे प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। ये यहां पर बात की जा रही है क्वाड के द्वारा लॉन्च किया गया, G7 के द्वारा लॉन्च किया गया, G20 के द्वारा, या फिर ब्रिक के द्वारा। चलो आंसर बता देता हूं वरना कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे सर आंसर तो इसका क्या हो गया, G20 हो गया, ठीक है। यही बोलोगे ना, आंसर G20 हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि G20 आंसर नहीं है, आंसर होगा इसका G7। G20 में फिर से इसको रखा गया है एक नए नाम के साथ में, क्योंकि जब यहां पर G7 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये जिसको आप लोग पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, इसको यहां पर बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव के नाम से इसको लॉन्च किया गया था जब फर्स्ट टाइम इसको यहां पर सामने रखा गया था, ठीक है। फिर आगे चलकर इसका नाम आप लोगों के सामने निकल कर आया, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पर होगा और सारे के सारे बोलेंगे यार अभी तो यार इसके बारे में जिक्र किया, आज से पहले सुना नहीं है, कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो सही है वो बात ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों का, खासकर यूपीएससी के नेचर का। और जब मैं बोलता हूं ना यूपीएससी के नेचर का या फिर यूपीएससी के लेवल का, कई सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं कि सर बस यूपीएससी के लिए ही पढ़ाते हो क्या? यार यूपीएससी के लिए पढ़ाना या फिर ना पढ़ाना वो कोई केस नहीं है। केस यहां पर यह कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। अब करंट अफेयर में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या फिर क्या रह गया आप लोग ये बता दो। अब मैंने यहां पर पढ़ा दिया सारा टॉपिक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक निचोड़ कर पढ़ा दिया। अब इसमें किसी भी पेपर में, जिस भी एग्जाम में जाओगे, अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप लोगों को बेखी से फोकस करना है। अब आप लोग छोटे एग्जाम की किसी तैयारी करें, दूसरे एग्जाम की, वनडे टाइप के एग्जाम में, अब उसके लिए तो आप लोगों ने इतनी इंफॉर्मेशन ले ली वहां पर। अगर एग्जामिनर भी बोले तो आप लोगों से बैठकर कि भाई साहब तुम पेपर बना दो, तो पेपर बना दोगे, तो वहां पर टॉप कर कराओगे। तो एग्जाम क्लियर नहीं करना है, एग्जाम टॉप करने के लिए पढ़ना है। तो फिर सोचो सिलेक्शन आराम से हुआ पड़ा है, वरना लिस्ट में इधर उधर लटके हुए नजर आओगे कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। और अगर इस लेवल पर आगे पढ़ोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कई सारे ज्वाइन लेटर आप लोग के हाथ में रखे होंगे, तो जोन सा मन करे वो ज्वाइन करना। तो इस लेवल पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो किस किस लेवल पर ये काम कर रहा है, तो क्लाइमेट क्राइसिस और इंश्योर कर रहा है ग्लोबल एनर्जी के बारे में, डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में बात कर रहा है, और ग्लोबल हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो ये बेसिकली पिलर, जो 4 पिलर मैंने बताए थे, वो चारों के चारों पिलर जो हैं वो मेंशन है कि यहाँ पर, या फिर कोई दूसरा है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देगा इसका। अभी डिटेल में तसल्ली में डिस्कस किए चारों के चारों पिलर, वो चारों के चारों पिलर का जिक्र यहां पर कर दिया गया है और आंसर यहां पर इसका डी हो गया। टॉपिक को पढ़ के निकल जाना कभी भी एग्जाम में याद नहीं आने वाला है, और ना ही बाद में आप लोग अगर टॉपिक को पढ़ रहे हो, एग्जाम तो छोड़ो वैसे भी नहीं याद आएगा। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना, अब वो चीजें माइंड में फिक्स हो जाएगी। और यही मेरा बेसिक पर्पज है कि चीजें माइंड में फिक्स हो जाए, एग्जाम में जाकर बैठो तो समझ में आए कि हाँ यार वो पढ़ा था वहां पर, अब याद आ रहा है, थोड़ा सा रिविजन करने के साथ में। और एप्लीकेशन पर जाकर शाम को 5 बजे एक बार क्विज अटेम्प्ट कर लिया करो, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो तो आप लोगों का करंट अफेयर इस लेवल का होगा कि किसी एग्जाम में मार नहीं खाने वाले हो। वीकली फ्री टेस्ट हो जाता है, तो ये आप लोगों के लिए और बल्ले बल्ले वाली बात होगी। तो ऐसे चीजों को लेकर चलना है बेसिकली। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को इसे क्वेश्चन दे दूं लिखने के लिए, कंपेयर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, कि कंपेयर करो इसके साथ में जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, तो आप लोग क्या इसके बारे में कुछ बेसिकली शब्द लिख पाओगे? 100 200 250 शब्द इसके ऊपर लिख पाओगे? तो ये ट्राई करने की कोशिश करना। एक प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर पोस्ट किया जा सकता है आराम से, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास में टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप पढ़ ले। टॉपिक पढ़ने का मतलब ये होता है कि अब आप लोग को लिखने के लिए बोलूं मैं, तो आप लोग के जो एक तरीके से ना, वो कहते हैं एक तरीके से मगज में से कुछ निकल कर बाहर आ रहा है कि हाँ ये चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, कुछ याद आ रहा है। अगर पढ़ने के बाद में कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऊपर से फुर हो गया, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बैठता है, ठीक है। तो अब एक एक बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी, क्या है पूरा इनिशिएटिव, क्या है, सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो फाइनल क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई है भाई साहब। ओके, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो उसको यहीं पर छोड़कर जाना, साथ में लेके नहीं, फीडबैक जरूर देना। ओके।